पहले राजौरी इफ्तिखार अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। जम्मू और कश्मीर में सियासत का ऊंट किस करवट बैठना है। पिछले चंद दिनों से हम और आप देख रहे हैं कि किस तरह ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमने सामने हैं और ताकत की तकसीम का मसला है कि जम्मू और कश्मीर में ज्यादा ताकत किसके पास है, चुनी हुई सरकार के पास या दिल्ली से भेजे गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। एक बात तो ये रही, और दूसरा वक्फ बोर्ड में जो ये नया बिल आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उस पर भी बात करेंगे और उसका असर जम्मू और कश्मीर पर कितना होना है, और क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए गरीब मुसलमानों के लिए काम किया जाएगा, उसमें कितनी सच्चाई है। इफ्तिखार साहब से जानेंगे। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, पहले यहीं से शुरू करते हैं कि चीफ मिनिस्टर जिसको लोगों ने चुना, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बगैर चुन के आया है, जिसे दिल्ली ने भेजा है। अब जब हम ताकत की तकसीम को देखते हैं, 3-4 महीने तो बिल्कुल ठीक चला आपका मामला एलजी साहब के साथ, लेकिन एक हफ्ता पहले या 4 दिन पहले जो 48 जेकेएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर हो जाती हैं और उसके बाद एक हंगामी मीटिंग चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं, उस मीटिंग में आप भी शामिल रहते हैं। जम्मू और कश्मीर में ये ताकत की जो रसाकशी चल रही है, किसके पास कितने इख्तियारात हैं और किसके पास कितने इख्तियारात होने चाहिए। ज़बूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलखसूस अगर आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 के बाद जो नया जम्मू कश्मीर ये बनाने की बात करते हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो केंद्र सरकार है उसको जम्मू कश्मीर से प्यार है, लेकिन सिर्फ ज़मीन, जम्मू कश्मीर की ज़मीनों से, यहाँ के वसाइल से, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से, लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, अगर आप देखेंगे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट ने जब सितंबर एक डेडलाइन फिक्स की कि 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाओ, तो इन्होंने कहा कि मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इन्होंने इलेक्शन करवाए। तो आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना कहती तो ये इलेक्शन भी नहीं करवाते। तो आप मुझे बताएं, जब ये बीडीसी के इन्होंने करवाए थे, इन्होंने ढिंडोरा पिटाया था पूरे गाजे बाजे के साथ कि हमने 3 टायर सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। इन्होंने कहा जी हमने पहले बीडीसी के करवाए, क्या उसके बाद दोबारा करवाए? इन्होंने कहा हमने सरपंच के चुनाव करवाए, क्या दोबारा करवाए? इन्होंने कहा हमने लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए, जैसे ही टर्म खत्म हुआ उसके बाद दोबारा चुनाव क्यों नहीं हुए? फिर डीडीसी के भी अभी टर्म खत्म होने वाला है, लेकिन ना बीडीसी का इन्होंने करवाया। जब इन्होंने देखा कि इनकी पावर्स, जब इनके जो चेयरमैन नहीं बने, 20 में से ठीक 15 चेयरमैन अपोजिशन के बने, इन्होंने पावर्स नहीं दी उनको। अगर इनके जीत जाते तो पावर्स ये देते। तो अगर आप अगर पीछे 2019 के बाद का अगर आप घटनाक्रम देखेंगे, अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट देखेंगे, मुझे एक इंसिडेंट बताइए, एक जो इन्होंने कोई एक्ट किया हो लोगों को एम्पावर करने के लिए। मैं आपको कहूं कि आज चुनी हुई सरकार है, आज लोगों ने मैंडेट दिया, वोट दिया, आज लोगों ने पॉपुलर गवर्नमेंट को, इंडिया अलायंस को मैंडेट दिया कि वो सरकार चलाए। ठीक, अगर आप लोगों के हित की बात करते हैं तो फिर अना कहाँ है, फिर ईगो क्यों है? अगर आपने ट्रांसफर करनी है, ठीक है, करिए, लेकिन आप सलाह मशवरा भी तो कर सकते हैं, आप कंसल्ट भी तो कर सकते हैं। आप अगर कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सीएम के साथ बैठ के बात कर लेते। इसमें क्या, इस पे कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यूनिलेटरल, आप मैंडेट का अपमान कर रहे हैं, आप मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं जो लोगों ने वोट दिया, और आप सिर्फ यहाँ एक एजेंडे से आए हैं। 7 साल आपने लोगों को जख्म दिए, यहाँ की रिसोर्सेज जो हैं वो आपने बाहर के लोगों को दिए। आज आप देखेंगे यहाँ अगर कोई भी माइनिंग का काम है तो बाहर के लोगों को, अगर यहाँ बिजनेस का काम है तो बाहर के लोग हैं। हमारे नौजवान क्या करेंगे? तो ये तो हमारी बदकिस्मती है कि ड्यूल पावर के, हम तो ड्यूल पावर के हमेशा खिलाफ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार से कि आप कहते हैं कि हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया,
तो क्या आपने यही नया जम्मू कश्मीर बनाया जिसमें आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं? आप तो कहते हैं कि हमने यहां चुनाव करवाए। अगर आपने चुनाव करवाए और चुनाव का जो मैंडेट आया आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ये तो कहते थे कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर स्टेटहुड होगा। तो आज क्या दिक्कत है कि आप स्टेटहुड की बात करते हैं अप्रोप्रिएट टाइम? तो मैं जानना चाहता हूं कि वो मुहूर्त कब निकलेगा, वो अप्रोप्रिएट टाइम कब होगा। और बदकिस्मती ये है कि जो बीजेपी के एमएलए हैं जिनको लोगों ने मैंडेट दिया, 28 लोग यहां से 29 जीत कराए, अभी 28 एमएलए हैं उनके, लेकिन वो भी अपनी बर्बादी पर तालियां बजाते हैं। वो कहते हैं अखंड भारत, अखंड भारत। अरे आपकी नौकरियां तो लोग लेंगे, बाहर वाले। हिमाचल प्रदेश वाले अपनी नौकरियों पे किसी को वहां नहीं आने देते, जमीन वहां बाहर वाला कोई नहीं खरीद सकता। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां बाहर वाला कोई जाके जगह नहीं खरीद सकता। अभी भूमि अधिग्रहण बिल अभी उन्होंने पास किया, लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं? अखंड भारत है। एलओपी क्या कहते हैं? भाई यहां कोई भी आके ले सकता है। तो फिर जो 15 स्टेटों में है, जिसमें असम में भी आपकी सरकार है, वहां के दरवाजे भी खोलें, फिर वहां के दरवाजे भी, वहां भी अखंड भारत होना चाहिए ना। तो ये बदकिस्मती है कि इनको जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं है, यहाँ की जमीनों से प्यार है, यहाँ के रिसोर्सेज से प्यार है। उनको कोई लेना देना नहीं। अगर उनको लेना देना होता तो जब वो कहते थे कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट किया, उसकी आप ग्राउंड पे देख लीजिए, कहीं नहीं। उसके बाद अगर वो परमानेंट करना चाहते तो डेली विजिट्स को करते ना, किसने रोका था? अभी एसपीओज उनके पास है तो वो करते। हमारी बेरोजगारी में हम नंबर 1 आ गए। कितने वो कहते थे भ्रष्टाचार है, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ। आज जेजेएम स्कीम जो है वो तो उन्हीं के द्वारा लाई हुई है। और हाउस के अंदर बीजेपी के एमएलए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते रहे, जनाब जेजेएम समझ ही नहीं पाए कि ये क्या मसला है, ये क्या मसला है, जेजेएम ये स्कैम वो स्कैम। और जब हाउस कमेटी बनाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए तो सबसे पहले विरोध किसने किया? बीजेपी के एलओपी ने या बीजेपी के लोगों ने। तो क्या वो राजभवन के स्पोक्स पर्सन है? मतलब जो लोगों के हित की बात है, हम एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी लोगों के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। खास साहब, एक चीज ये बताइएगा, एक सवाल बहुत अहम जहन में आता है, लोग भी करते हैं, मैंडेट का एहतराम। ये आप भी कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है, आपकी अलायंस सरकार है, तो मैंडेट का एहतराम अगर मैं आपसे पूछूं, आप मैंडेट का क्या एहतराम कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया अलायंस को जो लोगों ने जिताया, वो तो इसलिए जिताया था कि आप स्टेट की बात करेंगे, आप 370 की बात करेंगे, मैनिफेस्टो वही था, लेकिन मैंडेट आपको दे दिया गया। अब जो मैनिफेस्टो में 2 बड़े वादे थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, तो मैंडेट का एहतराम तो फिर आप भी नहीं कर पा रहे हैं उस तरह। जमूरत साहब, आज सरकार को बने हुए 5 महीने हो गए, यानी 5 प्लस। हमने सबसे पहला काम किया जो आपने बोला कि हमने असेंबली में रेजोल्यूशन मूव किया, और रेजोल्यूशन मूव किया हमने कि उस रेजोल्यूशन में स्पेशल स्टेटस की बात की गई, बगैर 370 का नाम लिए। आप मेरा सवाल आपसे है कि मैं कहता हूं कि हमारी ज़मीनें हमें दे दो, हमारी रियासत हमें दे दो, हमारी नौकरियां हमारे नौजवानों को दे दो, भले ही उसका नाम 370 रखो, 71 रखो, 72 रखो। ठीक। सवाल ये है कि जो हम मांग रहे हैं, जब 370 को हटाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास यही बचता है कि हम यही डिमांड करें जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, हमारा CWC का रेजोल्यूशन आप उठाकर देखिए, उस रेजोल्यूशन में मजम्मत की गई और उसमें उन्होंने मजबूती के साथ और ओपनली ये बात कही कि हमें स्टेटहुड चाहिए, यहां के रिसोर्सेज यहां के लोगों को दे दो, यहां की जमीनों पर यहां के लोगों का हक हो, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जॉब गारंटीज, लैंड गारंटीज, ये हमने हाउस के अंदर रेजोल्यूशन मूव करके केंद्र सरकार को भेज दिया। तो क्या हमने अपना वादा पूरा नहीं किया? उसके बाद आज सरकार, जब ये पहली बार हुआ है कि यूटी स्टेट से हम यूटी में तब्दील हो गए, तो ये सिचुएशन जो है, पूरे बदकिस्मती हमारी ये है कि 70 या
70 साल में जम्मू कश्मीर का ये पहली स्टेट है जो डिग्रेड होकर यूटी बनी है। हमेशा यूटी स्टेट बनती थी, लेकिन हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो 1947 से पहले की स्टेट जो थी वो हमारी आज यूटी में तब्दील होगी। अभी ये बजट सेशन चल रहा था, आपने देखा कि सरकार ने मिनिमम रिसोर्सेज पे, हालांकि मिनिमम रिसोर्सेज होने के बाद भी जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की। उसमें मैं मानता हूं कि बड़े सारा ऐसे तबके भी हैं जिनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी और उनको वहां बजट में थोड़ा सा मायूस वो हुए, जैसे डेली वेजर्स हो गए, कैजुअल लेबर्स हो गए, मनरेगा वर्कर्स हो गए, उसके बाद कंट्रेक्चुअल कॉलेज के कंट्रेक्चुअल लेक्चर, एनएचआरएम के उनके वेजेस बढ़ने चाहिए थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस के अंदर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, और उन्होंने कहा कि ये कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी और हम इनको पक्का करेंगे। आप देखेंगे कि उसमें नौजवानों के लिए भी ख्याल रखा गया, उसमें पेंशन्स बढ़ाई गई ओल्ड एज वालों की, मैरिज असिस्टेंस अमाउंट बढ़ाया गया, बहनों हमारी महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस स्टार्ट की गई। मैं ये नहीं, उसमें एएवाई को 35 किलो राशन, 200 यूनिट बिजली फ्री। हालांकि मैं इस बात पे भी कहता हूं कि अभी बीपीएल भी इसमें आने चाहिए। और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो 9,000 रुपया सैलरी लेता है कंट्रेक्चुअल, वो बीपीएल नहीं है, लेकिन सैलरी उसकी कितनी है? 9,000। तो वो उसके साथ भी ज्यादती है। वो कहां से बिजली का बिल देगा? वो कहां, उसको राशन अगर नहीं दोगे तो वो कैसे 9,000 में अपना गुजारा करेगा? तो इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप इसका पहले बजट को आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये एक नींव रखी गई है, फाउंडेशन रखी गई है। आने वाले जो 7 साल के जख्मों पर मरहम लगाने का जो फाउंडेशन, जो नींव रखी गई है, ये उस डायरेक्शन में। तो जो आपने कहा कि 5 महीने में कैबिनेट ने स्टेटहुड के लिए एक रेजोल्यूशन मूव किया, स्पेशल स्टेटस के लिए हमने असेंबली में मूव किया, तो हम जो कर सकते थे, डोमेन तो केंद्र सरकार का है, देनी तो उनको है, लेकिन हम तो अपनी डिमांड ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं और वो हम मजबूती से कर रहे हैं। अब एक चीज ये बताइएगा कि आप मुतमईन हैं सरकार से? आप सरकार का किस तरह का हिस्सा हैं कि बाकायदा सरकार में आप हैं नहीं? अभी तक आपको सरकार में, जैसे शुरू में हमने सुना था कि कैबिनेट में जगह मिलेगी, अभी तक वो भी तय नहीं हो पाया है। तो कांग्रेस क्या बाकायदा सरकार के साथ उस तरह हाथ मिलाएगी कि ये जो 3 और 4 और मिनिस्टर बनने हैं उसमें कांग्रेस का कोई होगा? इस तरफ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका तालमेल चल रहा है क्या? देखिए, हमने प्री पोल अलायंस किया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस में चुनाव हुए। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने विद इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट एक वादा किया था कि इलेक्शन हम डिलिमिटेशन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद स्टेटहुड दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का ये स्टैंड है कि हमें स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर की जाए ताकि लोगों के जख्मों पर जो जख्म दिए गए हैं उस पर मरहम लगाए जाए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने आउटसाइड सपोर्ट किया और इस पे हमारे पार्टी के अध्यक्ष तारिक हमीद करा साहब ने भी वजाहत बहुत सारी बार दी है। और हम तो हमेशा पावर के लिए, हम ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हमें कांग्रेस को मिनिस्ट्री मिलती है या नहीं मिलती, इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के जो मैंडेट की रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती, लोगों के काम के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए हम सरकार के साथ हैं। और जो एजेंडा है वो है कि 7 साल के जख्मों पर मरहम लगाने की बात हो। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, गरीब आदमी की सुनवाई है या नहीं है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट से पहले जो जुल्म और ज्यादतियां होती रही उनको रोकने में सरकार काम करे, तो हम सरकार के साथ हैं। एक आखिर में एक चीज़ बता दीजिएगा सर, ये जो पावर तकसीम है और पावर के तकसीम होते हुए बहसियत एमएलए, आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं या कितना कमज़ोर और बेबस पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी कंस्टिट्यूंसी में आपके डीसी से लेके नीचे तक तमाम लोग एमएलए की सुनते हैं, एमएलए के काम हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों से शिकायत आती हैं कि एमएलए के उस तरह काम नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, बदकिस्मती तो है क्योंकि स्टेट का मुतबादिल अगर हम कहेंगे यूटी हो सकती है, वो नहीं हो सकती। और
ड्यूल पावर सिस्टम में दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन लोगों के कुछ काम जो हैं वो जैन मतलब 70% काम में स्टेटहुड और यूटी का कोई रोल नहीं है। एक गरीब आदमी को सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसमें मुझे लगता है कि वो 70% काम ऐसे होते हैं जिनको परस्यू करने की ज़रूरत है। पॉलिसी और प्लानिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमें एक एमएलए का काम होता है कि स्कीम्स अगर कोई है तो एमएलए का काम है कि उसने मॉनिटर करना है उस सारी स्कीम्स को कि वो ज़मीन पे ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम पल्ला झाड़ लें कि कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि सब कुछ ठीक है तो वैसा भी नहीं, क्योंकि दिक्कत तो है। लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल अब हम कुछ नहीं, भाई अब स्टेटहुड मिलेगी तो हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। लोगों ने आपको वोट दिया, गरीब आदमी ने आपको वोट दिया, तो हमें ये देखना है कि जो काम हो रहे हैं उसको हमने सुपरवाइज करना है, जो स्कीम्स हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और जो करप्शन है उसको हमें रोकना है। सबसे बड़ी बात है कि जो करप्शन पीछे पीक पर चीजें थी, जो सिस्टम ड्रेल हो गया था, एक जिस तरीके से आपने देखा कि अफसरशाही में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो उसको ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करना, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाकर लोगों के लिए काम करना, ये जरूरी है। इफ्तिखार साहब, आखिर में एक चीज बता दीजिएगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल, जम्मू और कश्मीर के हालात अगर आप देखें तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो वादा किया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए हम जो कमज़ोर मुसलमान हैं उसको इसके ज़रिए एम्पावर करेंगे, उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, तो इसमें दिक्कत आपको लगती है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उस तरह अगर वो करती है तो फिर परेशानी कहाँ पर है? अफसोस की बात यह है कि वो पार्टी मुसलमानों की हित की बात करती है जिसने लोकसभा में एक भी एमपी उनका मुस्लिम नहीं। 18% पॉपुलेशन होने के बाद भी देश में एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं, किसी भी स्टेट में एक भी एमएलए उनका मुस्लिम नहीं, और उसके बाद राज्यसभा में भी एक, अगर एमपी को छोड़ दो तो राज्यसभा में भी कोई, गुलाम अली खटाना साहब को छोड़ दो तो फिर भी कोई एमपी नहीं। और जो राजनीति ही नफरत की हिंदू मुस्लिम करके आगे बढ़ा रहे हैं, और वो कहते हैं हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। अगर आपने रिफॉर्म करने हैं तो रिफॉर्म सिर्फ वक्फ बोर्ड पे क्यों, आप दूसरे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उस पर भी करते, आप जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जो हिंदू श्राइन बोर्ड है उस पर भी करते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अगर आप अच्छी नीयत से कोई काम करते तो हम आपका वेलकम करते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हिंदू कोई भी श्राइन बोर्ड है उसमें कोई मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख लोग हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, तो वक्फ में क्यों? तो कहीं ना कहीं ये लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। इनको मैंने पहले ही कहा कि इनको जमीनें चाहिए। और बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं, हमें आजादी अंग्रेजों से मिली, ये अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं बोलते, ये मुगलों की बात करते हैं। तो आपने आजादी अंग्रेजों से ली तो अंग्रेजों के खिलाफ भी आप बोलिए ना कि हम अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा। लेकिन ये कभी भी, क्योंकि ये तब उनकी मुखबरी कर रहे थे, तो इनको राष्ट्रवाद से, देश से कुछ लेना देना नहीं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम ये जमीनें जो हैं ये अपने उद्योगपति मित्रों को कैसे दें। और मुझे बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो इनकी राजनीति जो है हिंदू मुस्लिम की, उसी के तहत इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है। और होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के अंदर कह रहे थे कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। अगर आप इतने मुस्लिम्स के लिए आपके दिल में इतना प्यार है तो आप टिकट क्यों नहीं देते मुसलमानों को? आप यूपी में आपका एक एमएलए मुस्लिम नहीं है, किसी भी स्टेट में आप टिकट ही नहीं देते हैं। जो 2 मुस्लिम लीडर्स थे, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, उनको आपने घर बिठा दिया। क्या एक भी मुसलमान इस काबिल नहीं है कि पूरी कैबिना में अगर 50-60 मंत्री हैं उसमें एक मुस्लिम नहीं है? तो ये अगर ये कहना कि हम मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं तो पहले आप अपनी मानसिकता को बदलिए, फिर आप ये बात कहिए। जम्मू और कश्मीर में एमएलए उतना बेबस नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। 70% काम
एमएलए करवा सकता है। 30% में दिक्कत है और यूटी जो है कभी भी रियासत का बदल नहीं हो सकती। और अहम बात जो इफ्तिखार साहब ने कही वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बहुत मोहब्बत है, लेकिन सिवाय जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत नहीं है, यहाँ की ज़मीन से है, यहाँ के रिसोर्सेज से है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर में कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बाहर के लोग कर रहे हैं। माइनिंग का मामला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जेजेएम में जितने भी ठेके दिए गए 99% ठेकेदार बाहर के थे, वो पैसा भी लेके चले गए, लोगों के घर न नल पहुंचा है न जल पहुंचा है। जम्मू और कश्मीर में ताकत 2 हिस्सों में तकसीम है, चीफ मिनिस्टर के पास ताकत है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकत है। इसका मुजाहिरा हमने चंद दिन पहले देखा। देखते हैं रियासत कब मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए थे डिलिमिटेशन का, इलेक्शन का, वो पूरा हुआ। अब एक वादा बचता है, वो है रियासत का। और जब रियासत मिलेगी, रियासत के बाद सरकार से मजीद सवाल किए जाएंगे कि आपके पास इतने इख्तियारात हैं, पूरे के पूरे इख्तियारात आपके पास हैं, फिर आप यहाँ नाकाम क्यों हो रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने